नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और इंडेक्स में, मार्केट में, स्टॉक में जहां भी आप देखोगे बिल्कुल मार्केट निगेटिव आपको दिख रहा होगा। चाहे आप निफ्टी 50 उठा के देख लो, और निफ्टी 50 भी अगर आप देखो तो गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आके फिर कॉन्सोलेशन कर रहा है। मीन्स 10 बजे तक तो गिरा हो, 10 बजे के बाद ये साइडवे है। सेंसेक्स भी सेम वही हाल है, गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये कॉन्सोलेशन कर रहा है। निफ्टी बैंक अगर देखोगे तो निफ्टी बैंक गैप डाउन खुल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय बिल्कुल भी सेफ नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेड करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एंड हमें ट्रेड करने के लिए स्टॉक में ही बेटर है अभी, क्योंकि स्टॉक में ट्रेड करना थोड़ा सा इजी होता है कंपेरिजन टू इंडेक्स। तो हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक सिलेक्शन करना इंट्राडे के लिए। और इंट्राडे की स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें ऑप्शन चैन रीड करना आना चाहिए। और हमें जहां तक है एक तरफा स्टॉक पिक करना चाहिए। मींस वन साइडेड स्टॉक जो होते हैं वो हमें रिस्क नहीं रहता। एग्जैक्टली वन साइडेड भी कई तरीके के स्टॉक होते हैं। वन साइडेड का मतलब एक होता है जिसमें बायर भी इंटरेस्टेड हो, सेलर भी इंटरेस्टेड हो, तो वो स्टॉक कंटिन्यू बुलिश जाता है या बेरिश जाता है, स्मूथली बाइंग आती है। एक होते हैं स्टॉक जिसमें बायर भी इंटरेस्टेड होते हैं बस सेलर नहीं इंटरेस्टेड होते, तो वो क्या होता है, वो या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो अच्छा टारगेट देगा बड़ी कैंडल्स में। कभी कभी देखते होगे कुछ कुछ स्टॉक, या कभी कभी निफ्टी बैंक भी देखते होगे, कुछ देर कंसोलिडेशन करेगा, एक बड़ा मूव आएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, एक बड़ा मूव आएगा, एक कंसोलिडेशन करेगा, फिर बड़ा मूव आएगा। ये चीजें जब आप डाटा रीड करना समझ जाते हो ना, तो ये आपका मार्केट का मूवमेंट कैसे आने वाला है, क्या होने वाला है, ये आप चीजें पहले से ही समझ जाते हो। और एक स्टॉक होते हैं जो जाना तो ऊपर चाहता है लेकिन उनको काफी मशक्कत करके नीचे स्क्रॉल कर कंसोलिडेशन करते हुए ऐसे जाते हैं। तो हमें जहां तक उम्मीद है ऐसे स्टॉक में होगा। ये स्टॉक भी ठीक रहते हैं। इस स्टॉक में एक चीज होता है कि या तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहता, या तो टारगेट मिलता है, या तो कंसोलिडेशन करता है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकलते हैं। तो हमारे पास इतनी स्टॉक है, इतनी स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है जो कि मार्केट में जो कि एक तरफा हो। जैसे अदानी इंटरप्राइजेस है, अदानी इंटरप्राइजेस में क्या हम ट्रेड कर सकते हैं 6000, 9000, 15000, 18000। तो ये कैसा स्टॉक है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है इस साइड। ये स्टॉक में किधर भी मूवमेंट नहीं बने क्योंकि सपोर्ट मजबूत है, रेजिस्टेंस कमजोर है। कॉल बायर इंटरेस्टेड है बट कॉन्ट्रैक्ट, आप बोलोगे यहाँ पे सपोर्ट भी मजबूत है, कॉल बायर भी इंटरेस्टेड है, तो ये स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, बट नहीं। आपको यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि कभी भी वॉल्यूम घटते हुए नहीं दिखता है। अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखो तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्लोज है सारे, कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन है ही नहीं है, तो ये स्टॉक बोथ साइड मूवमेंट करेगा। इस पे आप ट्रेड ही नहीं बना सकते। एग्जैक्टली है यहाँ पे देखो, नहीं क्या बोला, बोथ साइड मूवमेंट करेगा, आप इस पे ट्रेड नहीं बना सकते। 9:15 यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, अब फिर से नीचे आ रहा है, ऐसे ही करेगा, ये बोथ साइड मूवमेंट करेगा। तो हमें एक तरफा स्टॉक चाहिए। तो अगर हम बात करें स्टॉक सिलेक्शन की, तो हमें इतने सारे स्टॉक का डाटा रीड। पहली बात तो आपको किसी भी चीज में, आपको मैं बता दूं, मार्केट में अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना नहीं आता तो आप इंडेक्स में कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते, क्योंकि स्टॉक से इंडेक्स चलता है। जब आप एक स्टॉक की डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप इंडेक्स की डायरेक्शन कैसे पकड़ोगे। दूसरी चीज ये है कि स्टॉक में आपको ऑप्शन चैन जब तक रूल्स नहीं पता होंगे कि कितना क्या वॉल्यूम होता है, तो किस स्टॉक की क्या स्ट्रेंथ होती है, ये सारी चीजें, तब तक आप थोड़ा सा सिर्फ प्राइस एक्शन एक वे है चलने का। प्राइस एक्शन से हम डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते कैसे परफॉर्म करेगा। तो जैसे हमें इतने सारे स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है, तो जब तक हम सबसे कंपैरिजन करेंगे नहीं, यानी सबका डाटा देखेंगे नहीं, तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट कौन है। तो इसलिए हमें एक बार ये देखना है कि सेक्टर कौन सा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप देखोगे कि तो कोई भी सेक्टर, चाहे मीडिया हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे कंज्यूमर हो, इतने सारे सेक्टर में से कोई भी सेक्टर नहीं चला है। चाहे जिस सेक्टर की आप बात करोगे, कोई भी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक्जैक्टली आप देखोगे तो कोई भी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, सारे सेक्टर निगेटिव। तो अगर सारे सेक्टर निगेटिव है तो क्या हमें निगेटिव ट्रेड ही लेना चाहिए। देखो, अब मैं आपको फिर से बता दूं, मार्केट में दो लोग होते हैं। अगर हमें किसी भी चीज को पकड़ना है, डायरेक्शन या उसकी स्ट्रेंथ, तो दो लोगों को समझ में आना चाहिए। किसकी किसकी, एक सेलर की और एक बायर की। ठीक है, अब मैं आपको फिर से बता दूं, जो हमारे सेलर होते हैं वो मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से सिर्फ रोकते हैं, नीचे जाने से या ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी या रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं या सपोर्ट क्रिएट करते हैं। इनका बस इतना काम होता है। ठीक है, जो बायर होते हैं इनका काम होता है मार्केट को ट्रेवल कराना, यानी किसी भी स्टॉक का मूवमेंट कराना या इंडेक्स का मूवमेंट कराना। यानी अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये कौन करा रहा है, बायर की वजह से जा रहा है, और ये नीचे गिर रहा है तो किसकी वजह से, बायर की वजह से। यानी यहां से ये ले गए, बायर ही ले गए, अब यहां नीचे ले जा रहे हैं तो पुट बायर ले जा रहे हैं, मतलब ये कॉल बाइंग हुई और ये पुट बाइंग हुई। सेलर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब हम बात करते हैं, जब हम सेलर की बात करते हैं तो हम पुट डिवाइड बाई सी इक्वल टू आर। ठीक है, यानी पीसीआर की बात करते हैं, और जब हम बायर की बात करते हैं तो हम सीपीआर की बात करते हैं। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। यानी सीपीआर का मतलब क्या हुआ, जो मार्केट को ट्रेवल कराते हैं। पीसीआर का मतलब क्या हुआ, जो मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये चीजें आपको आगे समझ में आएगी क्योंकि मैं बार बार जब सीपीआर का वर्ड यूज करूंगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं बायर की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं सीपीआर पीसीआर की बात करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं सेलर की बात कर रहा हूँ।
सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं, सिंपली। तो जैसे मैंने आपको एक सीट्स दिया है, जैसे हम यहाँ पे पता कर सकते हैं, तो ये हमारे हो गए सीपीआर यानी बायर, और ये हो गए हमारे पीसीआर यानी सेलर। अब हमें यहाँ पे क्लिक करके ये देखना कि आज के मार्केट में सबसे ज्यादा सीपीआर किसमें है। तो अगर आप सीपीआर देखोगे तो सबसे ज्यादा है आज कुछ स्टॉक में आउट किए एनएससी से। तो अगर केई में स्ट्रेंथ 3.11 की स्ट्रेंथ है और 0.43 का पीसीआर है, अगर कोई स्टॉक चला है तो वो केई है। तो केई को एक बार हम सीपीआर एंड पीसीआर अगर यहाँ पे लगा के देखोगे तो क्या सीपीआर पीसीआर केई में चला है? तो मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आया, पीसीआर नीचे गिरने के बाद अब कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है। हम सीपीआर की बात करते हैं, वॉल्यूम सीपीआर। वॉल्यूम सीपीआर मॉर्निंग में इंक्रीज हुआ है एंड इसके बाद इंक्रीज हो रहा है। तो एक बार हम केई का चार्ट लगाते हैं। एक्जैक्टली मॉर्निंग में गया था ऊपर, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मार्केट की दबाव की वजह से ये स्टॉक गिरने वाला है, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका ऑप्शन चैन में, के ई आई, जस्ट 1 मिनट, के ई एक्जैक्टली है। तो के में कॉन्ट्रैक्ट भी देखो सारे क्लोज हो गए, जो ग्रीन में थे वो क्लोज थे, लेकिन स्ट्रेंथ तो बहुत थी, 27,000 एंड 9,000, 5,000 एंड 11,000। तो ये होता है कि अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखो तो एक एक्सिस बैंक में है जो कि 1.99 की स्ट्रेंथ है, 0.93 का सपोर्ट है अगर आप यहाँ पे देखोगे। तो ये हमारे मार्केट में ये समझ में आ जाता है कि भाई ठीक है, स्ट्रेंथ किस में है एंड पीसीआर तो गिर रहा है एंड सीपीआर क्या कर रहा है, सीपीआर बढ़ रहा है। तो लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली हम एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक का पीसीआर तो गिर रहा है लेकिन सीपीआर बढ़ रहा है, ठीक है। हम सीपीआर बायर इंटरेस्ट है, तो एक बार एक्सिस बैंक का देखें तो कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है, लेकिन एक्सिस बैंक का चार्ट देखें तो एक्सिस बैंक का काफी ज्यादा परफॉर्म कर चुका है, मतलब काफी ज्यादा मूवमेंट आ चुका है एक्सिस बैंक में। तो अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में लगाएं तो ऑलरेडी मूवमेंट इतना कर चुका है प्राइस एक्शन के हिसाब से। ऑलरेडी अगर आप ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सिस बैंक में बायर तो इंटरेस्टेड, फुल इंटरेस्टेड है अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो देखो, लेकिन ये इतना मजबूत रेजिस्टेंस है, अगर आप देखोगे तो ये बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी ये परफॉर्म कर चुका है। तो मेरे हिसाब से एक बार हमें और स्टॉक भी देख लें। एग्जैक्टली ये हमारा एक रेजिस्टेंस था ये, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे से जाने के बाद ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ से थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट। तो फाइनली अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो जैसे मैंने बोला ना कि इसमें मतलब ठीक है, इसमें सपोर्ट अच्छा है, पीसीआर तो गिर रहा है, तो पीसीआर को हम उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देखते, ठीक है। पीसीआर गिरेगा भी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, मतलब हमें इस पे या तो रिस्क तो नहीं है, रिवार्ड ही है। लेकिन एक्सिस बैंक में अगर हम देखें तो बहुत मजबूत रजिस्टेंस पे खड़ा है और इसको टेस्ट करके इसको थोड़ा सा तो डाउनफॉल आना ही चाहिए। बाकी एक बार अगर हम देखते हैं किसी और पे नजर रखते हैं तो एक स्टॉक और है, अगर नीचे देखें तो पॉलीकैब, जो कि 2 अबव स्ट्रेंथ है, 1.98 की स्ट्रेंथ है। एक्सिस में तो 1.99 की थी, पॉलीकैब में 1.98 की स्ट्रेंथ है, 0.52 का फीस है। लेकिन एक चीज अच्छी चीज थी एक्सिस बैंक में कि स्ट्रेंथ तो साथ साथ थी, उसके साथ साथ पीसीआर भी था। लेकिन ये चीज गलत भी थी कि सीपीआर तो बढ़ रहा था, यानी ये तो बढ़ रहे हैं, बायर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। तो पॉलीकैब को एक बार हम अगर देखें, इसका सीपीआर पीसीआर की क्या इसमें बायर इंटरेस्टेड है, देखो मेन चीज होता है बायर इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो मॉर्निंग से अगर आप देखोगे तो पीसीआर भी गिर रहा है एंड सीपीआर भी इंटरेस्टेड। सीपीआर वॉल्यूम सीपीआर मार्केट में मॉर्निंग में तो ठीक है, पीसीआर बढ़ा, उसके बाद 2.1 से अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है 1.95, मतलब ठीक है, कोई खास नहीं है इसमें भी। तो और हम देखें, एक बार हम देखते हैं, हमने अभी देखा कि सीपीआर किस में से ज़्यादा है, अब हम देखते हैं सपोर्ट्स किस में सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम देखें सपोर्ट में, तो सपोर्ट में सबसे ज़्यादा कौन है एक एचडीएफसी बैंक है सपोर्ट में, और ग्रेसिम है। कोई खास मार्केट ऑलरेडी पूरा मार्केट निगेटिव है तो पॉजिटिव स्टॉक ढूंढना। कोल इंडिया में अगर हम देखें तो ठीक है, कोल इंडिया में सपोर्ट 1.80 का है और 0.98 का पीसीआर है, मतलब पीसीआर कहीं ना कहीं इक्वल है और सपोर्ट स्ट्रेंथ डबल है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आप सिर्फ बुलिश स्टॉक ढूंढो, ये अपने अपने माइंडसेट होता है। मेरा एक माइंडसेट होता है कि मैं सपोर्ट पे ट्रेड लेने पे ज़्यादा सही रहता है मुझे, इसलिए रीजन है मुझे। कोल इंडिया में मतलब ठीक है, बायर उतने इंटरेस्टेड नहीं, सेलर इंटरेस्टेड है, तो ये स्टॉक को कंसोलिडेशन मतलब स्ट्रेंथ नहीं है एक्सिस बैंक, सॉरी कोल इंडिया में तो स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर तो कोई वही नहीं। बंधन बैंक में टाटा स्टील, एक्सिस बैंक तो हमने देख ही लिया है, एक्सिस बैंक हमने देख ही लिया है। अगर हम देखें तो 0.80 गोदरेज इंडको,
1.98। एक बार हमें नेगेटिव भी स्टॉक देखना चाहिए। नेगेटिव स्टॉक में क्या सबसे कम सीपीआर किस में, यानी बायर सबसे कम किस में है? तो सबसे कम बायर हैं लोधा में, लेकिन इसमें सपोर्ट ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, डबल है। अगर हम इधर जाके देखें तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट लेवल है जिसमें कम से कम 1 से नीचे हो, सुपर मीन्स में इसमें है। और इसमें 0.32 का सीपीआर है, 0.81 का पीसीआर है। तो ये सबसे कम सपोर्ट लेवल इसमें कमज़ोर है, मतलब इसमें सपोर्ट भी कमज़ोर है और बायर भी बेरिश जाने के लिए स्ट्रेंथ है। तो बेरिश स्टॉक में इसमें अगर देखें तो पीसी सीपीआर तो एकदम गिर गया है। अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में उठा, उसके बाद बायर तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। आप देखो बिल्कुल इंटरेस्ट, मैंने आपको क्लासेस में ऐसे स्टॉक बताया ना कि अगर कोई ऐसे स्टॉक का सीपीआर नीचे गिर के ऐसे हो जाए तो समझ लो कि वो एकदम इंटरेस्टेड नहीं है। अब बात करते हैं पीसीआर की, तो पीसीआर मॉर्निंग में तो फ्लैट था, उसके बाद अचानक से बढ़ा और ऊपर जा रहा है। तो एक चीज ये है कि देखो ऐसे स्टॉक में क्या होता है, पीसीआर अगर ग्रो भी करेगा तो ये स्टॉक ऐसे परफॉर्म करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्टॉक कुछ ऐसे आएंगे, कॉन्सुलेशन देर से करेंगे, फिर एक बड़ी कैंडल्स बना के नीचे जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर कॉन्सुलेशन करेंगे, एक बड़ी कैंडल्स बना के नीचे जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये स्टॉक परफॉर्म करेंगे। तो एक बार हम इसको चार्ट पे लगाते हैं। एक बार हम पहले ऑप्शन चैन में देख लेते हैं। सुपर मीन फुल कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन आपको 783 एंड 265, 330 एंड 265, मतलब सेलर ऊपर जाने से भी रोकने वाले ज्यादा, बायर तो इंटरेस्टेड है ही है। तो और पूरा फुल कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। फुल कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। तो हम इसको एक बार चार्ट पे लगाते हैं। एग्जैक्टली ये तो देखा आपने कैसे गिर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको वन डे टाइम फ्रेम में ऑलरेडी लगा है। अब बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल जोन की। तो हॉरिजॉन्टल जोन हम क्या लगाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल जोन ऑलरेडी तो नीचे जा रहा है। ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन है हमारा वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये वाली कैंडल्स का बॉडी है। तो हम ये वाली कैंडल्स का मैंने बॉडी लिया है, ये ग्रीन कैंडल्स का बॉडी लिया है। तो हमने इसको स्टॉक को चुना क्यों, देखो ध्यान से समझिएगा। हमने ऊपर से जाके देखा तो मैंने टेन इंडिया को क्यों नहीं चुना, क्योंकि इसमें पीसीआर 2.16 है, मतलब पुट सेलर बहुत ज्यादा। लोधा को मैंने क्यों नहीं चुना, क्योंकि सपोर्ट लेवल ज्यादा है। एल्केम को मैंने क्यों नहीं क्योंकि सपोर्ट लेवल ज्यादा है। सुपरमिंट्स को मैंने क्यों चुना, क्योंकि 1 से नीचे का पीसीआर है, 0.32 का सीपीआर है मात्र। तो 2 गुना 3 गुना पुट बायर ज्यादा है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, टारगेट लगा लिया। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार हॉरिजॉन्टल गैन कैलकुलेटर में हम सुपरमाइंड का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है 3396। तो गैन कैलकुलेटर पे 3396 का प्राइस डालेंगे, 3396 एंड कैलकुलेट करेंगे। तो गैन का कहना है कि भाई आप सेल साइड 3393 पे जाएगा तो आप सेल कर सकते हो। तो लास्ट तक बढ़िया इस पे। तो फाइनली सुपर माइंड्स में मैंने 100 क्वांटिटी है, 67,600 का फंड लगा है 100 क्वांटिटी। और मेरी सेलिंग प्राइस एक्जैक्टली 3372 की है, अभी 3372.20 चल रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टारगेट की। तो टारगेट यहाँ से क्या टारगेट लिया जा सकता है, टारगेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है तो 3356 100 क्वांटिटी है, तो ये वाला टारगेट पॉइंट हमारा 3360, 3339 का टारगेट, ये वाला टारगेट। देखिए टारगेट तो हमारा ये बनेगा, तो हमारा 3339 का टारगेट है, ऑलरेडी 66 पे आ गया है। एक्जैक्टली ये टारगेट पॉइंट है हमारा नीचे। और ये गिरते ही जा रहा है, बहुत ही तेजी से गिर रहा है स्टॉक। अभी तक नहीं गिरा था, लेकिन लेने के बाद अभी हम 60 पे, अभी हमें 12 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। 72 की बाएंगे, याद होगा हमने 72 किया। और ये एक्जैक्टली टारगेट पॉइंट जो हमारा 40 का, यहाँ से 20 पॉइंट और गिरता है तो हम इस पर एग्जिट करेंगे। तो रीजन क्या है ना, बहते के साथ तैरना आसान होता है, बहाव के साथ तैरना आसान होता है। तो मार्केट गिर रहा है, उसके साथ हमने सेलिंग स्टॉक चुना, वो भी ऐसे स्टॉक जिसमें ट्रिपल 3 गुना पुट बायर भर के हैं और सेलर पीसीआर। तो मैंने आपको एक चीज यहाँ पे देखा ना कि पीसीआर कैसे बढ़ रहा है, पीसीआर का कोई रोल है नहीं। सीपीआर आप देखो बिल्कुल एकदम नीचे है, कोई बायर खरीदने को सोच भी नहीं रहा है इसमें, तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं रुकता। टारगेट पॉइंट मेरा ये है, तो वेट करते हैं लास्ट तक। बन रही है प्लीज नेक्स्ट। तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, 55 56 57 चल रहा है। और अगेन कैलकुलेटर के साथ देखें तो हमारा 3420, सेल साइड 93 80 65 और 51 और 36। तो हमारा लास्ट का टारगेट है एक्जैक्टली 3351 का टारगेट तो दे चुके हैं, 3351 का टारगेट दे चुका है, 3336 का देना बाकी, और हमारा 39 का टारगेट है। एक्जैक्टली 50 भी टेस्ट किया तो लास्ट में
तो फाइनली अगर हम फिर से बात करें तो अभी जो हमने ट्रेड लिया है वो अभी कॉन्सोलेशन का है 55-50 के आसपास है, क्योंकि गैन कैलकुलेटर का थर्ड टारगेट भी सेकंड टारगेट भी 51 का है। और एक बार हम फिर से देखें तो सुपर माइंड में तो 1 मिनट लास्ट तक बने। तो फाइनली जब हम बात कर रहे हैं सीपीआर की, देखो फायर इसमें बिल्कुल ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, एकदम नीचे आ गया है सीपीआर एकदम। और पीसीआर पीसीआर कहीं भी जाए, पीसीआर जाने से क्या होता है, पीसीआर ज्यादा जाने से उसको नीचे जाने से जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, सेलर थोड़ी देर तक रोके रहेंगे, जब तक ये रुका रहेगा, बायर इंटरेस्टेड रहेंगे तो फिर से ही गिरा देंगे। तो ये चीजें हमें पता है, तो इस चीज का कोई डर नहीं है। एंड यहाँ पे हमने स्टॉक सेलेक्ट किया था इसको यहाँ से, तो वेट करते हैं थोड़ी देर और कंसोलिडेशन करेगा करेगा थोड़ा बहुत ऊपर जाके, इसको आना नीचे है। तो 10 पॉइंट ही रह गया टारगेट। ये स्टॉक को ऐसे नहीं है कि इसमें मुझे 22 पॉइंट मिल रहा है, 72 की बाइंग है, 3372 की बाइंग है, 3350 तक गया है, लास्ट 49 तक गया है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एग्जिट नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, बट ऐसा है ना ये कि ये एग्जैक्टली जो यहाँ पे आने के बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है ना, ये बायर इसमें आपको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बाइंग आ जाए। देखो बायर तो इस पे इंटरेस्टेड है ही नहीं है, हाँ सेलर रोक रहे हैं बस इसको, या तो यहाँ पे आके रोक रहे हैं, कब तक रोकेंगे, जब तक बायर की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप बायर की बात करो तो एग्जैक्टली बायर तो कोई भी इंटरेस्टेड है ही नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, बाइंग का तो सवाल ही नहीं उठ सकता इस पे। तो जब तक कंसोलिडेशन का अभी थोड़ा लास्ट यहाँ तक गया था, अगर आपको पता हो तो फिर से गिरा, और इसी तरह ये करिएगा, कंसोलिडेशन करेगा फिर से ये एक मूव नीचे की ओर आएगा। जैसे मॉर्निंग में क्या किया, मार्केट खुला कंसोलिडेशन किया, बट बायर इंटरेस्टेड ना होने के बाद कितना तेजी से गिरता गया। हमने तो बहुत लेट एंट्री की, बट जल्दी ये तो फाइनली टारगेट के पास पहुंच गया है, टारगेट हिट ही कर दिया है। तो अब पोजीशन में स्क्वायर करता हूँ, 1-2 रुपए के लिए क्या वेट करना, तो लास्ट तक बन रही पोजीशन। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, और मैंने सेलिंग प्राइस मेरी एग्जैक्टली 3343 रुपये 75 पैसे के पास मैंने सेल किया, और अभी 3345 रुपये 35 पैसे, और ये और गिरेगा, मीन्स ये और गिरेगा। एग्जैक्टली याद होगा हमने यहाँ तक मार्केट उस टाइम पे भी आया था, लेकिन मैंने बोला टारगेट 39 का टारगेट था, लास्ट लो ये 41 तक आया। अब 2-3 पॉइंट के लिए 3300 का स्टॉक, कोई 100 रुपए का स्टॉक तो है नहीं कि 2 रुपए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बाकी बट बहुत एग्जैक्टली जब आप सेलिंग साइड जाते हो ना, तो आपको बड़ा प्रॉफिट ही देखने को मिलता है, लेकिन सेलिंग साइड थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि रिवर्सल हो जाते हैं ज्यादा। लेकिन ऐसे स्टॉक का डाटा था आज का, जैसे हमने फर्स्ट पे क्या चुना, सबसे पहले हमने इस स्टॉक को क्यों चुना, हम बाइंग साइड देख रहे थे, तो बाइंग साइड कुछ खास स्टॉक मिला नहीं, एक्सिस बैंक मिला था, लेकिन एक्सिस बैंक का पीछे का रीजन क्यों ट्रेड ना लेने का, यही अगर मैं 10 बजे आता तो मैं एक्सिस बैंक में ट्रेड करता, बाइंग साइड करता, लेकिन एक्सिस बैंक में ना ट्रेड करने का रीजन कि वो बहुत अपने ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका था और अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे पहुंच गया था, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फिर जब हमें बहुत सारे बुलिश स्टॉक नहीं मिले, तो हमने बेरिश स्टॉक देखा। बेरिश स्टॉक में हमने फर्स्ट टीआई इंडिया जो है, इसको हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें सीपीआर तो बहुत कम है, लेकिन इसका पीसीआर ज्यादा था, मतलब सपोर्ट मजबूत था, तो मार्केट गिरने से रोकेंगे। अब यहाँ पे लोधा है, लोधा में भी सीपीआर कम था, मतलब पुट बायर तो थे, पैसेंजर तो थे नीचे जाने के लिए, लेकिन बस को नीचे जाने से रोकने वाले की भी संख्या थी। एल्केम में था, सीपीआर तो था, लेकिन सपोर्ट मजबूत था। तो हमने सुपर माइंड्स में भी देखा, तो अगर हम सीपीआर की बात करें तो सेम ही 28 32 एंड 0.32, मतलब
पुट बायर तो बहुत ज्यादा है कंपेरिजन टू कॉल बायर, और यहाँ पे सपोर्ट भी मजबूत नहीं है, रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमने इसको चूज किया। जब हमने इसको लाइन ग्राफ में देखा तो हमने देखा पीसीआर एग्जैक्टली आपको बताया जाता है, कहीं भी पीसीआर के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, लेकिन क्या किसी के सीपीआर के बारे में चर्चा की जाती नहीं। पीसीआर लोग बोलते हैं 1 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना है, 1 के नीचे रहेगा तो नेगेटिव ट्रेड लेना है। बट अगर ये क्या है, ये तो पीसीआर बढ़ रहा था, फिर भी ये स्टॉक कैसे गिर रहा है? अगर आप वॉल्यूम सीपीआर की बात करो तो देखो, मैंने जैसे इसको देखा, मैंने आपको क्लासेस में भी कही, मतलब अगर कोई भी स्टॉक का सीपीआर ऐसे गिर के एकदम नीचे डाउन हो जाए, मतलब एकदम इसमें बायर इंटरेस्टेड ही नहीं है बाइंग करने की, एक भी बायर 100 में से एक भी बायर ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इसको खरीद सकते हैं या खरीदेंगे, नहीं, बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव बायर स्ट्रेंथ है, मतलब पुट बायर ही इंटरेस्टेड है। तो कहीं भी एकदम सीपीआर मॉर्निंग में तो खुला, ठीक है, ऊपर गया, उसके बाद जिस हिसाब से इसमें पुट बाइंग हुई है उस हिसाब से कि मार्केट को गिरना ही गिरना था, इसलिए हमने चूज किया। अब जब हम एक्सिस बैंक की बात करते हैं, एक्सिस बैंक तो देखो रेजिस्टेंस पे था यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं अगर हम 10 बजे आते एक्सिस बैंक में तो हम ट्रेड कर सकते थे, बट काफी लेट हो चुका था, 11 साढ़े 11 बज गए थे, ऑलरेडी अपने ऐसे रेजिस्टेंस पे पहुंच गया था जहां से ट्रेड लेना बहुत रिस्क था, और जाहिर सी बात है लेते अगर तो उसमें ऐसे ले जाता या तो डाउन जाता काफी। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। देखो एग्जैक्टली मैं आपको फिर से बताता हूँ, स्टॉक में ट्रेड करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको मैं कहता हूँ आपके स्टॉक में से 10 में से 8-9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। अब ये स्टॉक आज का ट्रेड बहुत इजी था, क्यों? क्योंकि हमने बहाव के साथ तैरा तो इजी हो गया। जैसे बहाव के साथ अगर तैरना थोड़ा आसान हो जाता है, तो अगर मार्केट ऑलरेडी डाउन नहीं, अगर आप निफ्टी 50 उठा के देखो तो गिर रहा है, सेंसेक्स उठा के देखो तो गिर रहा है, तो इस हिसाब से हमने इस स्टॉक को भी लिया तो वो भी गिर रहा है, तो मतलब थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो गया। अगर यहीं पे हम एक्सिस बैंक में ट्रेड लेते तो थोड़ा सा हमें बड़ा मशक्कत करना पड़ता टारगेट हिट होने में उसको, लेकिन मॉर्निंग में होता तो पक्का एक्सिस बैंक में ट्रेड लेते हम। तो जब आप डाटा रीड करना और स्टॉक सिलेक्शन करना और सीपीआर और पीसीआर की इंपॉर्टेंस समझते हो और कितना क्या वॉल्यूम होता है तो किसी स्टॉक की क्या स्ट्रेंथ होती है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 10 में से 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिट में, देखिए आप 12 से 15 हजार, बहुत सारे लोग जो 15 से 20 हजार कमाने के लिए 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे अपने लाइफ के एक जॉब में देते हो। मैं कहता हूं देखो स्टॉक मार्केट इतना इजी नहीं है, और इंडेक्स तो बिल्कुल भी इजी नहीं, इंडेक्स के लिए बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, क्योंकि उसमें डाटा क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, चेंजेस क्या हो रहे हैं डाटा ये इंपॉर्टेंट करता है। तो स्टॉक में अगर आप चीजें को अच्छे से, प्राइस एक्शन तो अधिकतर लोगों को नॉलेज ही होती है, अगर आप डाटा रीड करना अच्छे से समझ जाते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 1000-500 चीजें डेली से निकाल सकते हो। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन चेन, स्टॉक डाटा रीड करना, स्टॉक स्विंग, ईटीएफ, एसआईपी, ईटीएफ स्विंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।